देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ का ज्यादा हिस्सा गांव में बसता है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या होने के कारण वहां का आम जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। ऐसे में आईटीबीपी की 41वीं बटालियन ने छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित तैनाती वाले इलाके हदैली, कोंडागांव और आसपास के गांवों के स्कूली बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की है। और खास बात यह है कि ये क्लासेस कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान ने स्वयं इसके लिए पहल करते हुए सभी मूलभूत उपकरण आदि को इकट्ठा किया है। अगर देश में ऐसे सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंच भी जाती है तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बता दें कि अभी तक लगभग 50 बच्चे इन स्मार्ट क्लासेस का लाभ उठा रहे हैं। स्कूल की कक्षाओं के बाद दोपहर में आईटीबीपी कैंप में बने क्लासरूम में ये स्मार्ट कक्षाएं चलाई जाती है, जिसमें जवान अपने मोबाइल के वाईफाई से कक्षा में रखे लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं। वहीं कक्षा में प्रोजेक्टर से लार्ज इफेक्ट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्मार्ट क्लासेस का फायदा तो ये भी है कि बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाए जाने पर वो उत्सुक मूल रूप से पढ़ाई जाती है। इसके साथ जवान कक्षा के बच्चों से स्थानीय भाषा हल्बी का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से जवानों के साथ साथ बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है छत्तीसगढ़ पुलिस की। प्रदेश में आईजी रैंक के अफसरों की कमी हो गई है। वैसे हैरानी की बात तो यह है कि राज्य में इस रैंक के कुल 6 ही अफसर हैं, जिनमें से 2 केंद्र में प्रतिनियुक्त है, जिसके कारण राज्य की 5 में से 3 रेंज में अतिरिक्त महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी रैंक के अफसरों को प्रभारी आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो प्रभारी आईजी बनाए गए हैं, सभी अफसर इस साल आईजी बन जाएंगे। राज्य में आईजी रैंक के लिए साल 1999 और 2000 के साथ साल 2002 में भी एक भी आईजी रैंक के अफसर नहीं है, जिसके कारण ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। पुलिस अफसर बताते हैं कि प्रदेश में 1996 से लेकर 2001 बैच तक के अफसर आईजी हैं। इन बैचों में अफसरों की संख्या बेहद कम है। 1996 बैच में केवल एक आईजी हैं, जो विवेकानंद है, जो इस वक्त दुर्ग रेंज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शीघ्र ही वो एडीजी पदोन्नत हो जाएंगे। 1997 बैच में दीपांशु काबरा और जयदीप सिंह 2 अफसर हैं, तो वहीं अगर आईजी रैंक को छोड़कर डीआईजी रैंक की बात की जाए तो इस रैंक के अफसरों की भरमार है। पुलिस महानिर्देशक डीएम अवस्थी ने आम आदमी एवं पुलिस कर्मियों से मुलाकात के लिए एक नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, ताकि लोग अपनी समस्या लेकर बात कर सके। इनके लिए पुलिस महानिर्देशक डीएम अवस्थी ने आम आदमी एवं पुलिस कर्मियों से मुलाकात के लिए स्मार्ट अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सैम्स प्रारंभ किया है। आवेदन में नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस कारण से मिलना चाहते हैं जैसी सामान्य जानकारी भरनी होगी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा उनके मोबाइल पर पुलिस महानिर्देशक से मिलने की आगामी तिथि एवं समय की जानकारी प्रदान की जाएगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं सभी राज्यों से या यूं कहें कि देश के अलग अलग जगहों से राम मंदिर के लिए राशि सहयोग के लिए दी जा रही है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शुक्रवार को जिला भाजपा की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से अयोध्या में निर्माण हो रहे भव्य श्री राम मंदिर के लिए समर्पण निधि संग्रहण पर चर्चा की गई और 22 जनवरी को होने वाले जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की भी कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश साहू ने की। कार्यक्रम में भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम निर्माण की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की। 500 साल के संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के बाद हमारे पूर्वज की यह कल्पना पूरा होने जा रही है। यह हमारे लिए ऐतिहासिक और स्वर्णिम समय है कि हमारे भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में सहयोगी बनने का अवसर मिला है हमें। यह मंदिर देश के सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र भी बनेगा। साय ने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण के बाद भारत विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाएगा। इन सब के बाद उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान भी किया और कहा कि इनमें प्रदेश के हर घर
हर परिवार की सहभागिता होनी चाहिए। यह हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के घरों तक पहुंचे और उन्हें उनसे मंदिर निर्माण के लिए समर्पण कराकर उन्हें भी इसमें सहयोगी बनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल की वेबसाइट में डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स में डेटा प्रदर्शित होता है, लेकिन हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की रोज की प्रदूषण की जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल की वेबसाइट पर नहीं देखी जा पा रही है। अगर बात की जाए कि दूसरे राज्यों की, तो सभी पड़ोसी राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा सभी जगहों का डेली डेटा केंद्र की साइट पर अपलोड किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ के अधिकारी बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की वेबसाइट में डेली डेटा का अपलोड किया जा रहा है, पर जो डेटा उस साइट पर अपलोड किया गया है वो 1 सप्ताह पुराना डेटा है। उसमें भी रायपुर में सिर्फ एक सेंटर NIT परिसर की रिपोर्ट प्रदर्शित की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल की वेबसाइट में डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स में डेटा में क्या क्या फायदे होते हैं। एयर क्वालिटी स्टेटस और ट्रेंड का पता लगता है। दूसरी बात ये कि एयर क्वालिटी डेटा के आधार पर इंडस्ट्री स्थापित करने और टाउन प्लानिंग में मदद मिलती है। तीसरी बात ये कि शहर में कितना वायु प्रदूषण है उसका भी इससे पता चल पाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वायु प्रदूषण कितना हो रहा है उसकी जानकारी के लिए डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा रोज अपलोड किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के लिए असम दौरे पर रहेंगे। दरअसल ये दौरा असम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल सोमवार को असम पहुंचकर सबसे पहले असम के सुप्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद सीएम बघेल असम में कांग्रेस नेताओं की बैठक में भी शामिल होंगे, जहां असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। बता दें कि असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद से राज्य में कांग्रेस के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।